हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जल के संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, जल का संरक्षण, जल का संरक्षण एवं प्रबंधन, एवं प्रबंधन, जल का संरक्षण एवं प्रबंधन। अगर हम लोग जल की बात करें तो जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आप सुने भी होंगे, जल ही जीवन है। आप अपने दैनिक जीवन की बात करो, आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि जल का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आप अपने एक दिन की दिनचर्या देखो, आप सुबह सुबह शौचालय जाते हैं, शौचालय में जल का इस्तेमाल करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने में जल का इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, उसमें भी जल का इस्तेमाल करते हैं, भोजन बनाने में जल का इस्तेमाल करते हैं, पीने के रूप में जल का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के रूप में जल का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई करने के लिए, है ना। विद्युत बनाने के लिए भी जल का इस्तेमाल होता है, बनता है ना जी, हाइड्रो पावर प्लांट। अच्छा, जानवरों के लिए भी मत्स्य पालन करना, है ना जी, यानी कि जानवरों के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है ना। बहुत सारे उद्योगों में भी जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे अगर हम लोग जल की बात करें तो जल का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में देखकर समझ सकते हैं कि आप एक दिन भी जल के बिना नहीं रह सकते हैं। आप देख सकते हो पूरा एक दिन का अपना रूटीन, आप यह देखो, आप यह महसूस करो वहाँ पे, और यह आप एक चार्ट बना के उसमें लिखो कि आपने आज किन किन कामों में जल का इस्तेमाल किया। आप लगातार एक सप्ताह में देखो किन किन कार्यों के लिए आपने जल का इस्तेमाल किया। आपको पता चल जाएगा कि बिना जल के आपका जीवन संभव नहीं है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, तो जल का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं। हम लोग अनावश्यक रूप से जल को बर्बाद कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, कहीं नल टूटा है, फूटा है, तो उससे पानी हमेशा गिरते रहता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, है ना। तो हमें जल का संरक्षण करना जरूरी है। जल को कैसे बचाएं, ताकि कैसे उसका प्रबंधन करें ताकि आने वाले पीढ़ी को जल की कमी कभी महसूस ना हो। आने वाली पीढ़ी की बात छोड़ दिए, अभी आपको ही जल की कमी का एहसास होता होगा। आपने देखा होगा कई जगहों पे सूखा पड़ जाता है, यानी कि वहां जल का अभाव है, तभी तो सूखा पड़ रहा है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग जल को कैसे मैनेज करें ताकि जल का संरक्षण भी हो सके और उसका सही से मैनेजमेंट हो सके, ताकि आने वाले पीढ़ी को या हम भी इसका सही से इस्तेमाल कर सके और आगे चल के इसकी कमी महसूस किसी को भी ना हो। तो साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें जल के प्रदूषण की, तो हम लोग जो अभी देखते हैं नदियों में जल, तालाबों में जल, वह बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है और उसके प्रदूषण के मुख्य कारण हम ही हैं। हमने ही गाड़ियां, वाहन, उद्योग में इस्तेमाल होने वाली बड़ी बड़ी मशीनें चला कर क्या कर दिया, जल को प्रदूषित कर दिया। आप कहोगे कि सर जल कैसे प्रदूषित हो गया उससे? अरे आप देख रहे हो जितने भी वाहन चलाते हो इन सबसे धुआं निकलता है और धुआं निकल के वायुमंडल में जाता है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। और भी कारण है, उद्योग कार्यों के करने के उपरांत जो वेस्ट निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, बह के सब नदियों में ही जाते हैं। या घर में इस्तेमाल होने वाली दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने जितनी भी चीजें हैं, उनसे जो आपके अपशिष्ट निकलते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सबको हम लोग कचरे में फेंक देते हैं। और वो सब कचरा कहाँ जाता है, नदियों तक ही जाता है। नदियों में ही आप देखे होंगे अपने आसपास जो कचरा फेंका जाता है, वो कचरा कहीं नदी में गिरा दिया जाता है, कहीं तालाब में भर दिया जाता है, गड्ढों में। तो इससे क्या होता है, वहाँ इससे जल प्रदूषित होगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि जल का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं, फिर हम लोग उसके संरक्षण और प्रबंधन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जल
मानव तथा वन्य जीवों के जीवन का मुख्य आधार है। वन्य जीवों में सिर्फ वन ही नहीं, आप अगर हम लोग बात करें पेड़ पौधे, उनके लिए भी तो जल जरूरी है ना जी। जल के बिना जीवन संभव नहीं। हमारी दिनचर्या जल के उपयोग के साथ ही प्रारंभ होती है। कैसे प्रारंभ होती है? तो जैसे सबसे पहले हम लोग शौचालय जाते हैं शौच क्रिया के लिए, तो वहां पे भी हमें जल की आवश्यकता होती है शौच क्रिया में, फिर स्नान में, फिर बर्तन कपड़े धोने, पीने में, तथा भोजन बनाने में जल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आधुनिक समय में तकनीकी विकास के कारण जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल यातायात तथा उद्योग आदि के लिए किया जाता रहा है, अभी तक किया ही जा रहा है। अच्छा, जल की मांग में काफी वृद्धि हो गई है। कैसे? देख लो, जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई जल की मांग तो बढ़ती ही जाएगी। सबसे बड़ा कारण तो जनसंख्या ही है। यहाँ लिख सकते हैं कि जल की मांग में काफी वृद्धि हुई है, परंतु जल की उपलब्धता में कमी आई है। सोचो कितना गलत बात है। जिसके वजह से हम लोग जी पाते हैं, उसी में ही कमी आ रही है, उपलब्धता में कमी आई है। ठीक है, तो ये तो हम सुने हैं कि जल जो है 3/4 जल है धरती पे, लेकिन सभी जल पीने योग्य नहीं। उसमें से 3/4 में से लगभग 95% जल जो है खारा पानी है, खारा जल है। उसके बाद बर्फ है, कुछ है पीने योग्य जो है, कुछ नदियों में है जिसे हमने प्रदूषित कर दिया, और धरती के अंदर बहुत ही कम मात्रा में है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि सही से प्रबंधन नहीं हो सका। कमी आने का कारण क्या है कि जल की उपलब्धता तो है, लेकिन सही से मैनेजमेंट नहीं हुआ, इसलिए इसकी कमी हमें महसूस होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं
कि जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता में कमी का मुख्य कारण, मुख्य कारण जल प्रबंधन, जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है, उचित व्यवस्था का अभाव है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सही से हम लोग जल संसाधन का उपयोग सही तरीके से करना होगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्राचीन काल में किस तरह से जल को संचय करके रखा जाता है। तो पहले जल का भंडारण करने के लिए कुआं होता था, कुआं होता था जिससे हम लोग क्या करते थे, हमें जल की प्राप्ति होती थी। वर्षा के जल इसमें इकट्ठा होते थे और नीचे नदी तल, नीचे जो है धरती से भी ये जल ऊपर आते थे। इसका क्या है, इससे हम लोग इसे पीने, खाना बनाने, इन सब कार्यों में करते थे। फिर तालाब में जल को इकट्ठा करते थे, बड़ा सा गड्ढा खोद के तालाब के रूप में जल का इकट्ठा किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिंचाई वगैरह में करते थे लोग, मवेशी वगैरह को धोने वगैरह में भी करते थे। तो एक गांव में अनेकों तालाब होते थे, अनेकों कुएं होते थे, ठीक है ऐसे। लेकिन बहुत से ऐसे जगह थे जहां नदियां थी, तो वहां पे आसानी से सिंचाई वगैरह में लोग इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन कोई कोई ऐसे भी गांव थे जहां तालाब बहुत दूर दूर तक था, कुआं बहुत कम था, तो उनको जल का अभाव, जल की कमी हमेशा महसूस होती थी। और उस समय ज्ञान की भी कमी थी लोगों में, तो इसलिए जल का भंडारण या जल का संरक्षण करने में वो नाकाम हो जाते थे, मतलब सही से नहीं कर पाते थे जल का भंडारण संचयन। चलिए अब हम लोग जल के प्रबंधन और उसके संरक्षण से संबंधित हिमाचल प्रदेश में एक कुल बनता था, उसके बारे में बात करते हैं। कुल ये होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या थी। अभी से लगभग 400 साढ़े 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में क्या था, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है। तो क्या किया जाता था कि पहाड़ी भागों में सिंचाई के लिए क्या किया जाता था कि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, वहाँ की ये स्थानीय एक व्यवस्था थी जिसे कुल कहते हैं। इसमें होता क्या था, पहाड़ के ऊपर जो जल स्रोत होते थे, उन जल स्रोत को नालों से, ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए नालों से जोड़कर उसे निचले भागों तक ले जाया जाता था, दूर गांव तक इसको पहुंचाया जाता था, ताकि वहां पर लोग सिंचाई में, खाना बनाने या अन्य कार्यों में उसका उपयोग कर सके। तो इसमें पहले ऐसा नियम बनाया जाता है कि सबसे पहले जो दूर का गांव होगा ना, उसको यहाँ से पानी दिया जाएगा, फिर उससे नजदीक, फिर उससे नजदीक, इस तरह से। क्योंकि शुरू के गांव लेने लगे तो अंतिम वाले गांव को पानी नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। हो सकता है कि ऊपर ही ये जो स्रोत है जिससे नीचे वाले लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऊपर ही ये जल स्रोत खत्म हो जाएगा, नीचे जाते जाते वो कुछ बचेगा ही नहीं। तो पहले दूर वाले ले लेंगे, फिर उसके बाद उसके नजदीक, फिर उससे नजदीक, ऐसे करके ये सबको ये जल वितरण किया जाता है। लेकिन ये बाद में क्या हुआ, अब इसके लिए 2-3 लोग को रखा जाता था, गांव के लोगों को ही, उसके लिए उनको उसके परिश्रम का पैसा भी दिया जाता था। लेकिन बाद में ये जल जो प्रणाली थी, जल वितरण की ये प्रणाली है, इसका अंत हो गया। कब अंत हुआ, जब सिंचाई विभाग ने इन कुलों को ले लिया, अपने जिम्मे ले लिया, है ना, यानी गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे इसको ले लिया और फिर इसमें बदलाव करके जल वितरण के लिए अच्छा
पाइप वगैरह डाला जिससे शुद्ध जल लोगों तक पहुंच सके। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि 400 साल पूर्व 400 साल पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी भागों में सिंचाई के लिए एक स्थानीय व्यवस्था की गई थी, जिसे कुल कहते हैं। कुल या कुल के नाम से जाना जाता है, कुल के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था कर देते हैं, क्योंकि पहले समय में था ना ये। इसमें होता क्या था, लिख सकते हैं कि पहाड़ी के जल स्रोत को लोगों द्वारा बनाए गए नालों से जोड़कर पहाड़ी के नीचे स्थित कई गांवों में सिंचाई के लिए ले जाया जाता था। इस जल के न्यायपूर्ण वितरण के लिए लोगों में एक समझौता हुआ करता था, जिसके अनुसार कुल का जल सबसे पहले दूर वाले गांव को प्राप्त हो सके। बाद में नजदीक वाले गांव को ठीक है, तो पहले दूर वाले गांव को और फिर नजदीक वाले गांव को जल मिल सके। और इसके लिए क्या किया जाता था कि स्थानीय लोगों के ही हाथ में ये दे दिया जाता है। इस जल का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट प्रबंधन गांव के 2 या 3 लोगों के हाथ में
हुआ करता था, हुआ करता था, जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए उन्हें पारिश्रमिक, यानी कि उनके श्रम का पैसा पारिश्रमिक भी दिया जाता था। अब जो भी हो, पैसा, अनाज, किसी भी रूप में, बाद में चलकर जल वितरण, जल वितरण, जल वितरण की इस प्रणाली को, इस प्रणाली का, इस प्रणाली का अंत हुआ जब, जब सिंचाई विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा कुल को ले लिया गया, कुल को ले लिया गया और उसके जगह पे क्या किया गया, पाइप वगैरह लगाकर नया जल वितरण के लिए नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी के साथ यह डेवलपमेंट किया गया। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।